नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और राष्ट्रहित, देश हित सर्वोपरि रखकर हम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज खबर कौन कौन सी लाया हूं, कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी का इशारा, अमित शाह का बड़ा आदेश, वॉर का सायरन बज गया है क्या, आज इसके बारे में बात करूंगा। वो खबर जो कह रही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होने वाला, आज उसके बारे में बताऊंगा। पुतिन, ट्रंप, नेतन्याहू सब मोदी के साथ। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए चौतरफा अटैक फाइनल है क्या? पीएम शहबाज शरीफ को बड़ा झटका, पाकिस्तान की पब्लिक भी मोदी के साथ हो गई है क्या? पाकिस्तान तड़पने लगा है। भारत की पहली स्ट्राइक की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सिर्फ नव भारत पर आप देखेंगे। युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान के लिए खौफनाक खबर, पूरा पाकिस्तान तबाह होने वाला है, ऐसा बताने वाली कौन सी रिपोर्ट आ गई? भारत के पास पहुंच गया वो हथियार जो पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट्स को चुटकी में मिट्टी में मिला देगा। हाफिज सईद मुनीर की जान हलक में फंसी है। पीएम मोदी ने मिशन पीओके का बटन दबा दिया है क्या? पीओके भारत के पास आया तो पाकिस्तान और चीन दोनों के अकाउंट में छेद हो जाएगा क्या? मिशन पीओके शुरू होते ही पाकिस्तान के कितने टुकड़े होना तय है, आज ये सब बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर जो 5 बड़ी खबरें आ रही हैं उनके साथ। इस वक्त पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर देश में जबरदस्त हलचल मची हुई है और इसका चैप्टर खुलेगा कि पीएम मोदी ने क्या इशारा कर दिया, अमित शाह का क्या बड़ा आदेश आ गया है और क्या वॉर का सायरन बज गया है। वो खबर जो कह रही कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होने वाला है क्या, आज सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त एक्शन में है। पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के पहले, पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई से पहले 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह भी मीटिंग्स का दौर चला और उसके बाद शाम को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय यानी पीएम ऑफिस पहुंच गए। शाम 5 बजे से पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं। हालांकि इसमें जो सीबीआई के नए डायरेक्टर को चुनना है उसकी मीटिंग भी शामिल थी। यानी प्रधानमंत्री देश से जुड़े हुए जो तमाम मसले हैं उनको भी देख रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है। राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे थे, वहां उनके साथ भी बैठक हुई है। और इस बीच पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पीएमओ पहुंचे थे, यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार 4 घंटे से ज्यादा कहा जा रहा है कि लंबी मीटिंग्स चली हैं एक के बाद एक। पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रशिया खड़ा है, यह पुतिन ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात जो पुतिन ने कही है कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि हम मिट्टी में मिलाएंगे तो उन्होंने कहा था कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन होगा। यही भारत का स्टैंड रहा है और यही पुतिन ने फोन करके नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप ठोकिए आतंकियों को भी और उनके समर्थकों को भी। यानी रूस ने सीधे सीधे भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कि पाकिस्तान को ठोकना है ठोकिए, रूस खुला समर्थन करता है। और ये खुद पुतिन ने फोन करके कहा है। मतलब ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि यार दोस्त तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। पुतिन फोन करके मोदी को कह रहे हैं कि भाई जो पहलगाम में हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया है उसको भी ठोको और जिसने समर्थन दिया उसको भी ठोको। यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है, रशिया भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये लोग आपस में देखेंगे, मैं बीच में पड़ूंगा नहीं। इजराइल साफ साफ साथ में खड़ा है। पाकिस्तान दिन ब दिन अकेला पड़ता जा रहा है और पाकिस्तान को अब बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा। और इस 7 मई को भारत बड़ा फैसला ले सकता है, यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत मिल गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक तरह से वॉर का, युद्ध का सायरन बज चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक्शन के बीच देश भर में मॉक ड्रिल होगी। 7 मई को राज्यों को
मॉक ड्रिल का निर्देश दे दिया अमित शाह के गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी बात कि 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार होगा कि इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। आप सोचिए क्यों मैं कह रहा था कि वॉर का सायरन बज गया है क्या? क्योंकि गृह मंत्रालय का कई राज्यों को यह कहना कि बॉस अपने नागरिकों के साथ मॉक ड्रिल कीजिए, यह 1971 के बाद अब हो रहा है। 54 साल के बाद। 1971 में युद्ध के पहले ऐसा ही हुआ था, अब फिर हो रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बॉस ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जाके मामला नहीं रुकेगा, यह मामला बहुत आगे जाने वाला है। और जो लोग कह रहे थे कि मोदी को समय क्यों लग रहा है, बड़ी तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए समय लग रहा है। और यह संकेत, ये जो मॉक ड्रिल है, यह अपने आप में बड़ा संकेत है कि बड़े एक्शन की तैयारी है। इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा अब आपको वो भी बताता हूं। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इस सायरन का मतलब होता है हमले की चेतावनी। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है या आसपास लोगों को कैसे बचाना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है यह भी बताया जाएगा। हमले के दौरान लाइट बंद करने और क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए यह भी बताया जाएगा। हमले के वक्त इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, लोगों को इसका अपडेट दिया जाएगा और इसके लिए रिहर्सल होगी बाकायदा। और यह बहुत बड़ी बात है कि 1971 के युद्ध के बाद, यानी 54 साल के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में होने जा रही है। पाकिस्तान पहले से ही सदमे में था कि मोदी क्या करने वाले हैं। अब मॉक ड्रिल की खबर बता रही है कि वॉर का सायरन बज चुका है। ये आखिरी लम्हे हैं जब देश को भी तैयार किया जा रहा है, नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है वर्स्ट के सिनारों के लिए कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो आपको पता रहना चाहिए आपको क्या करना है। जैसे भाई एयर स्ट्राइक होती है, सामने वाला भी कुछ कर सकता है, तो रात में अगर ब्लैकआउट करना है ताकि ऊपर से दिखे ही नहीं कि कोई रिहायशी इलाका है नहीं है क्या है, वो सारी चीजें जो है वो लोगों को बताई जाएंगी। मॉक ड्रिल में और क्या क्या होने वाला है, सिर्फ नागरिक ही नहीं, सेना भी कैसे ड्रिल कर रही है यह भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉक ड्रिल की एक झलक देखिए। देश भर में इस मॉक ड्रिल को युद्ध का सायरन माना जा सकता है। आप यह भी देखिए कि किस लेवल पर गजब की तैयारी चल रही है। आज नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश आए हैं। उधर तीनों सेना पहले से ही अपनी ड्रिल कर चुकी हैं और लगातार कर भी रही हैं। जैसे अरब सागर में नौसेना युद्धाभ्यास कर चुकी है। हाईवे पर राफेल सुखोई को टचडाउन को आप देख चुके हैं, एयरफोर्स ड्रिल कर चुकी है। और इसके अलावा कल रात सेना ने भी बॉर्डर एरिया में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया था। यानी तीनों सेनाएं अपना मॉक ड्रिल कर रही हैं और नागरिकों का अपने लेवल पे मॉक ड्रिल चल रहा है या चलेगा। कल ही पंजाब के बॉर्डर एरिया फिरोजपुर में ब्लैकआउट की रिहर्सल की गई। इस दौरान बॉर्डर के इलाके में रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिजली बंद कर दी गई। फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया में अंधेरा छा गया। आप देखिए कैसे पूरा अंधेरा हो गया इलाका। यह बॉर्डर का इलाका है फिरोजपुर का। 30 मिनट के ब्लैकआउट के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए हूटर बजते रहे। इस ब्लैकआउट को लेकर कहा गया कि एक रिहर्सल है। ऐसी रिहर्सल युद्ध की तैयारियों के बीच होती है बॉस। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वॉर का सायरन बज चुका है। जब इस तरह से तैयारियां चल रही हैं तो यह सब माना जा रहा है कि अब जो एक्शन होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग लेवल पे जाने वाला है। यह बड़ा एक्शन इसलिए भी तय है क्योंकि नरेंद्र मोदी चुपचाप पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के करीब 2 हफ्ते बीत गए, भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन क्यों नहीं लिया। कई लोगों को लग रहा है कि पीएम मोदी इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। मुझको लग रहा है कि क्या पीएम मोदी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान को पता है कि यह देरी इस वजह से नहीं हो रही कि भारत एक्शन को टाल रहा है या एक्शन नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि मोदी जितना वक्त ले रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। बात अब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के
मामले से कहीं आगे जा सकती है, एक लिमिटेड एक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर मोदी अपना टाइम ले रहे हैं, यानी ऐसा एक्शन होगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अगर मोदी टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल एक्शन के मूड में है। अगर पीएम मोदी टाइम ले रहे हैं, यानी एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान का टाइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे तबाह होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। हो सकता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान की ऐसी हालत करें कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए कि जो भारत से उलझेगा उसका अंजाम क्या होगा, जो आतंक को पालेगा उसका अंजाम क्या होगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान यही सोच रहा होगा कि मोदी का ज्यादा टाइम लेना ज्यादा बड़ी तबाही की आहट तो नहीं। एक तरह से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। भाई उसको नींद नहीं आ रही, उसका बीपी हाई है, कब क्या हो जाए। इधर से उधर जो दौड़ रहा है, सोचिए उसके नागरिकों को कैसे लगता होगा कि हम कैसे दो कौड़ी के देश में रहते हैं यार। मेरा पीएम इधर से उधर दौड़ रहा है कि कोई बचाओ मोदी से, कोई बचाओ भारत से। और वहां की पब्लिक भी अब भारत के साथ मोदी के साथ खड़ी हो रही है, वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि जैसा एक्शन देश चाहता है ना, वैसा ही एक्शन पीएम मोदी प्लान कर रहा है। सुनिए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी से लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक बार बार खुले मंच से लोगों को कह रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं ना वो होकर रहेगा। यह है भारत का कॉन्फिडेंस बॉस, और यही संकेत है कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, जिसकी तैयारी चल रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता देता हूं। पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ा फैसला हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चंद्रपुर, जबलपुर, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी वो फैक्ट्रीज जहां पर असला बारूद बनता है, वहां पर सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको कहा गया है कोई छुट्टी नहीं बॉस। ये एक और बड़ा संकेत कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बड़ा भंडार तो है ही असला बारूद का, लेकिन जहां फैक्ट्री में यह सब बनता है उसको भी पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। सारे कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बंद कर दी गई है। आप देखिए कम वक्त में पीएम मोदी कैसे बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में पीएम मोदी ने जो जो किया है उस पर अगर आप ध्यान दीजिए, आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। शनिवार को पीएम मोदी नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मिले। फिर रविवार को पीएम मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मिले। आज पीएम मोदी सुबह सुबह डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह से मिलते हैं और उसके बाद वो सीधे अपने दफ्तर पहुंचते हैं पीएमओ, जहां पर 4 घंटे मैराथन मीटिंग चलती है और वहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी पीएम मोदी कैसे पाकिस्तान को घेर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसे बगावत शुरू हो गई है, कैसे पाकिस्तान के नेता अभी से देश छोड़कर भागने की बातें कर रहे हैं, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो अभी हो रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है।
ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। यानी नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के नेताओं का अपना हिसाब चल रहा है, वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं, इंडियन नेवी ने एक और बड़ा टेस्ट किया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM का टेस्ट हुआ है। समुद्र में धमाके के साथ यह टेस्ट किया गया। जरा उसकी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान का हालांकि ऐसे ही सूखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है, इस बार भारत जो है वो समुद्र के रास्ते हमला न कर दे। और अब इस वक्त तस्वीर आ गई है, नेवी ने एक और टेस्ट किया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के धमाके की वजह से समुद्र में जलजला सा आ गया, उसकी यह तस्वीर है। पाकिस्तान को सोचिए हर समय कितनी घबराहट हो रही होगी कि उसके पास भारत की नेवी के सामने टिकने का दम ही नहीं है। और यहां भारत जो है, उसकी नेवी जो है, आप देखिए अंदर धमाका हुआ है और यह ऊपर तक इफेक्ट आया भाई। ऊपर से कुछ नहीं गया, अंदर जो माइन होता है वो फटा है। और उसके बाद देखिए कैसे बड़बड़ करके ऊपर तक जो है वो हिसाब आया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन इसको कहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो उसका असर। ये भारत ने आज टेस्ट किया है और इंडियन नेवी टेस्ट पर टेस्ट करती जा रही है। इसे देख देखकर पाकिस्तान का बीपी लो हो रहा होगा। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके पास तो हथियार गोला बारूद खरीदने तक के पैसे नहीं है, जबकि भारत भर भर के हथियार गोला बारूद मंगवा रहा है और उसके पास ऑलरेडी है भी। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले भारत को अपने दोस्त रूस से एक ऐसा हथियार मिला है जिसके सामने पाकिस्तानी ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब फेल हो जाएंगे। चीन के फाइटर जेट्स भी जो है उनको दिक्कत होगी। इस हथियार का नाम है इग्ला एस, जो एयर डिफेंस मिसाइल है। केंद्र सरकार ने सेना को आपातकालीन स्थिति में हथियार खरीदने की जो शक्ति दी है, इसी के तहत यह डील हुई है। यह आप देखिए इग्ला एस की तस्वीर, कंधे पे रखो और सामने वाला 4 आदमी के कंधे पे जाता है। फिर इन छोटी दूरी की मिसाइलों को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। इग्ला एस मिसाइलों में सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। आप देखिए किस तरह से जो है कंधे पर रखा, ऊपर निशाना लगाया, ठोक दिया, बहुत भड़ाम धाम। एक बार अपने टारगेट को पहचानने और लॉक करने के बाद ये अपने आप उसको भेज देती है। अच्छा, जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि यहीं गिर जाएगी, ऐसे निकली ऐसा लगता है यहीं गिरेगी, और उसके बाद भाई साहब बिनबिनाते हुए एकदम ऊपर जाती है, ऐसा स्पीड पकड़ती है। ये मिसाइलें 6 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है और 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। इन मिसाइल्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। आप ये देखिए, ये रूस से आ चुका भारत के पास बॉस, ये आ चुका है भारत के पास। ये है भारत की एक और नई ताकत तो अद्भुत भरी हुई है। एक और नई ताकत जिसके बारे में बता रहा हूं, इग्ला एस। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े और ताकतवर देश तो भारत के साथ खड़े ही हैं। हम आपको बता चुके हैं कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत की है। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फुल सपोर्ट देने की भी बात की है और कहा है कि सबको ठोक दो भाई, हम तेरे साथ हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और अपने अच्छे दोस्त पुतिन को विक्ट्री डे परेड की शुभकामनाएं दी। दरअसल पीएम मोदी को भी 9 मई को रूस में इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो अब इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को इसी साल भारत में होने वाली एनुअल समिट के लिए भी न्योता दे दिया है कि भाई मैं तो नहीं आ पाया, तुम आ जाना। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले ही रूस में पाकिस्तान का राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। पानी रोकने पर पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी आ गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने पानी रोका तो एटम बम से जवाब देंगे। इनके पास घूम फिर के यही एटम बम रहता है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे। अरे अभी तुमको भारत फोड़ेगा, रुको ना। रूस में पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की धमकी,
जिस रूस में ये खालिद जमाली जो है वो इस तरह की बातें कर रहा था, उसी रूस ने आज पीएम मोदी को फोन करके कहा है कि भाई तुम ठोक दो। ये तो इन लोगों की औकात है। मोहम्मद खालिद जमाली कैसे एटम बम की धमकी दे रहा है, सुनिए एक बार। उनका कहना है कि रूस के भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध हैं। रूस 1966 में ताशकंद की तरह मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन रूस से मदद मांगने वाला पाकिस्तान तो युद्ध में यूक्रेन की मदद कर अपने पांव पर पहले ही कुल्हाड़ी मार चुका है। अब आपको समझ में आया? लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है। पूरी दुनिया कहती रहे कि मेरे साइड आ जाओ भारत, मेरे साइड आ जाओ भारत। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेलो, हम एक ही साइड है, शांति के साइड है। और अपने दोस्त पुतिन के साइड भी जो है उन्होंने मतलब बाहर से गेम किया, लेकिन ऐसे खुले में नहीं गए। आज देखिए रूस कह रहा, पाकिस्तान कह रहा मेरे साथ आ जाओ, मदद कर दो, भारत को समझा दो। पुतिन ने कहा कि नहीं, ठोक दो भाई, ये इसी लायक है, दो कौड़ी के हैं। पाकिस्तान की मदद इस वक्त दुनिया में कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करके छोड़ दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को जापान का भी साथ मिला है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री से मिले। जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फुल सपोर्ट देने की बात कह दी। इधर भारत के साथ तो दुनिया खड़ी है, उधर दुनिया के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना जारी है। कोई पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा, मुस्लिम देश भी नहीं दे रहे भाई, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, मुंह फेर ले रहे हैं कि अरे यार ये फिर आ गया। और इसीलिए पाकिस्तान रोता हुआ यूनाइटेड नेशन के पास गया। जब उसको कुछ नहीं समझ में आया तो यूनाइटेड नेशन के पास गया। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन यहां भी भारत का होमवर्क पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर भारी पड़ गया। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान को छोड़कर यूएनएससी के सभी सदस्यों से ऑलरेडी बात कर चुका है। भारत पहले ही बता चुका है कि वो आतंकियों और उसके प्लानर्स को छोड़ेगा नहीं। यानी यूनाइटेड नेशंस के पास जाके कोई फायदा नहीं हुआ। भाई ये नेहरू का भारत नहीं है कि हम जो है वो अपनी चीज लेकर जाएं यूएन के पास कि भाई आप देखो मध्यस्थता करा दो और फिर पीओके क्रिएट हो जाए। ये वो भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है, ये 2014 के बाद का भारत। ये यूएनएससी के पास नहीं जाता भाई। नदी सूख चुकी है और ये भारत की पहली स्ट्राइक का जीता जागता सबूत आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा भारत ने जो पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पे की थी, जो हमने आपको पाठशाला में बताया था कि बॉस बहुत बड़ी खबर है ये कि सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन बाद यहां पे इकोसिस्टम चिल्लाने लगा था, अरे इससे क्या होगा, पानी पूरा तो नहीं रुकेगा, ये वो। बॉस आ गई, उस स्ट्राइक की तस्वीर आ गई, उस वाटर स्ट्राइक की तस्वीर आ गई। नदी सूख चुकी है, चट्टानें दिख रही हैं, पैदल चलकर लोग नदी पार कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर आ रही है। और आपको यकीन नहीं होगा, पहले यही चिनाब नदी लबालब भरी रहती थी। मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि इस एक्शन का क्या असर हुआ है। जरा तब की तस्वीर, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर देखिए। पहले की तस्वीर देखिए जहां पर सिंधु समझौता रोके जाने के पहले किस तरह से इस डैम से छूटते पानी का प्रवाह था। भाई कोई उसमें बह जाए तो बह ही जाए। फिर जो लोग कह रहे थे कि मोदी पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लेंगे सिंधु समझौता जो है वो स्थगित करके, हफ्ता भर नहीं लगा बॉस, पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया। और अब देखिए पूरी चिनाब नदी सूख गई। वहां लोग जो है वो पानी में छई छप्पा छई कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां पे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं कि भाई थोड़ा इसी में हम लोग जो है वो लोट-पोट लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, गर्मी है मजा आएगा, क्योंकि पानी आगे तो जा नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। चिनाब नदी सूख गई। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी मोदी कैसे रोक पाएंगे, 5-7 साल लगेंगे। अरे भैया ये नया मोदी का नया भारत है। मोदी है तो मुमकिन है, पब्लिक ऐसे नहीं बोलती। पूरे प्लान के साथ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कैसे वाटर स्ट्राइक की है उसकी डिटेल आपको बताता हूं। पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को जगह जगह डैम बनाकर रोक दिया गया। रियासी में चिनाब पर बने सलाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए। रामबन में भी चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया। बांदीपुर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम के गेट बंद कर दिए जाएंगे। यानी लगातार जो है वो डैम्स का गेट बंद कर दिया। अब जितने दिन पानी वहां जमा होगा, इधर पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जब लोग रोने लगेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, उधर से फिर पानी छूटेगा तो फिर आएगा एकदम बलबला के पानी, क्योंकि वो तो जमा रहेगा। और भारत इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा कि हम कितना पानी छोड़े हैं। तो पानी नहीं आएगा तो भी पाकिस्तान मरेगा, पानी आएगा तो भी पाकिस्तान मरेगा। और इसीलिए पाकिस्तान पर इस बड़े एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। भारत से जाने वाला पानी रुकने पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बुआई का सीजन है और उससे पहले भयंकर मुसीबत पाकिस्तान में आकर खड़ी हो गई। 15 मई से पाकिस्तान में बुआई का सीजन शुरू होता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में
आफत आ जाएगी अगर पानी नहीं पहुंचा। 15 फीट यहां पर पानी होता था, वहां आज सिर्फ मलबा बचा हुआ है। आप सोचिए कैसे वहां लोग भूखे मर जाएंगे भाई, बुआई नहीं होगी। पानी कहां है? सलाल डैम से हमारी सहयोगी शिवानी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसे देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया है। सलाल डैम की सबसे पहली और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मनोज सिंह अपने लेंसेज से, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो डैम का पानी है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर है पानी बंद होने के बाद के नजारे की, जहां पर हमेशा अमूमन 10 से 20 फीट पानी गहरा बना रहता था, वहां की जमीन को आप सूखा महसूस कर पा रहे होंगे। जो पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर गड्ढों में बसा हुआ वो मलबा है, जिसे डैम की सफाई के लिए बहाया जाता है। और उसके बाद ये पूरा नदी का जो रास्ता है ये शांत है, खाली है, खोखला है, और यही रास्ता जो है ये पाकिस्तान की ओर जाता है। एक तरफ ये देख सकते हैं आप चिनाब नदी का पानी है, एक उसका जल स्तर भी आप समझ पाएंगे कि काफी ज्यादा स्टोरेज जो है वो यहाँ किया गया है, पानी को पूरी तरह से ठहराया गया है। अब आप सोचिए, जहां 10-10, 20-20 फीट पानी होता था जिस नदी में, वहां मलबा पड़ा हुआ है भाई। चिनाब नदी इस तरह से सूखी हुई आज तक कभी किसी ने देखी नहीं। वहां के लोग खुद हैरान हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी जिंदगी में चिनाब की ऐसी हालत नहीं देखी। आप सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चिनाब दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है। जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था, उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। कम मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज ये पहली बार वाकई देखा। ये जिंदगी में, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इतना पानी कम। इतना देखा 70 साल मेरी उम्र हो गई है। 70 साल में पहली बार देखा है जो 28-29 फुट पानी होता था, अभी 6-7 फुट रह गया। 70 साल में ऐसी हालत नहीं हुई चिनाब नदी, ये हालत हो गई है और करके दिखा दिया भारत ने। और वर्ल्ड बैंक, जिसका लोग नाम लेते थे कि अरे वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ है, ये वर्ल्ड बैंक के मुंह से चू नहीं निकली है बॉस। ये है नए भारत की ताकत। चिनाब नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में चिनाब नदी के बहाव में 85% की कमी आ गई है। पाकिस्तान में चिनाब पर बने हेड मराला डैम पर सिर्फ 10,000 क्यूसेक पानी बचा है, जबकि 2 दिन पहले इस डैम में पानी का लेवल 87,000 क्यूसेक से ज्यादा था। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई के लिए बेहद अहम है, और इन दोनों प्रांत में होने वाली खेती का पाकिस्तान की जीडीपी में 21% का योगदान रहता है। यानी आप सोचिए, पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके घूमता है, और जिस चीज का 21% योगदान है पाकिस्तान की जीडीपी में, वहां पेचकस दिया है। वो कटोरे में छेद है भाई, पैसा गिर जाएगा पाकिस्तान का छन 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 छन। मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया, लेकिन यहां भारत में अब भी कुछ लोग आंखें बंद किए हुए हैं। जैसे जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर बड़ा बवाल हो गया। आपको बड़ी खबर बताऊं, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी के बयान पर बवाल हो गया है। पानी तो रोक दिया, लेकिन पानी कहां लेकर जाओगे मदनी पूछ रहे हैं। नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, पानी रोकना आसान नहीं होगा, ये मदनी कह रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों तनाव में ले रहे हो? पानी कहां लेके जाएंगे? आपके घर के बाहर तो नहीं आ रहा ना, किसी के घर के बाहर तो नहीं आ रहा ना, मैनेज हो जाएगा। लेकिन मदनी साहब बहुत तनाव में है कि पानी रोक दिया, लेके कहां जाओगे? सुनिए एक बार उनको। भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पे एक्शन हो रहा है तो उनको प्यार और मोहब्बत की हुकूमत याद आ रही है। वो जो उधर से आए थे और धर्म पूछ पूछ के गोली मार के गए थे, सिर फाड़ दिया था गोली ने, चीथड़े उड़ गए थे, वो प्यार बांट के गए थे क्या? मोहब्बत बांट के गए थे क्या? कोई पूछे मदनी साहब से, कौन सी मोहब्बत दे के गए थे वो? पानी कहां लेके जाओगे? अरे सब सेट हो जाएगा बॉस, आप चिंता मत कीजिए।
रोको छोड़ो वाला हिसाब चलेगा। लेकिन यहां भारत में भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और रोका पाकिस्तान को जरूर जाएगा, इसी तरीके से हर एंगल से टाइट कर। भारत में बैठे कुछ लोगों को पाकिस्तान की बड़ी चिंता होती रहती है। कोई पाकिस्तान के किसानों की चिंता करता है, कोई ये कहता है कि पानी कहां लेकर जाओगे। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं कि नरेंद्र मोदी बड़ी दूर की सोचते हैं। वो कोई कदम उठाने से पहले 10 कदम आगे का प्लान तैयार रखते हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान को पानी रोकने के बाद मोदी का अगला कदम, कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हो गया। यानी जो पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि एक ईंट लगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ईंट लगनी शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। जो लोग ये कहते थे कि कैसे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता, अरे एक दिन में नहीं होगा तो किसी दिन तो शुरू करना होगा। या किसी दिन आप सो के उठेंगे और होगा कि नहीं अब हो गया। वो काम नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है। पूरा प्लान रेडी है कि पाकिस्तान का पानी रोककर आगे क्या करना है। इसमें पहला काम अपनी बिजली बनाने की क्षमता को बढ़ाने का है, क्योंकि 2019 में जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद भारत ने 8 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। लेकिन सिंधु जल समझौते की वजह से पाकिस्तान भारत के नए पावर प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जताता था। अब सिंधु जल समझौते को रोकने के बाद पाकिस्तान की कोई आपत्ति भारत के लिए मायने नहीं रखती। हमारे पास हमारे सहयोगी रविकांत से एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आई है इस वक्त, और वो बड़ी न्यूज डालिए जरा स्क्रीन पर। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक कल होने जा रही है। कश्मीर में रुके हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर और तेजी लाने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में रुके हुए सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाई जाएगी और इसके लिए जल शक्ति मंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इसी से बौखलाया हुआ है कि पहली बार भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर इतना सख्त एक्शन लिया है। ऐसा एक्शन पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने नहीं लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके, लेकिन तब भी किसी ने सिंधु जल समझौते को रोका नहीं। पाकिस्तान की बौखलाहट को इस तरह से समझिए कि वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नदियों पर नए बांध, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने नया स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्राइक कर देंगे। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान का हाल यह है कि इनके पास खाने को दाना नहीं, लेकिन भाषणबाजी, अरे भाई साहब फुल प्लेट करते हैं। उसमें क्वार्टर प्लेट, हाफ प्लेट भी नहीं करते, फुल प्लेट भर के ये भाषणबाजी करते हैं। 2 प्लेट भाषणबाजी लगाना, ये तुरंत लगा देंगे। कोई कमी नहीं है इनके मुंह से बोलने में। लेकिन भारत से अगर पंगा लिया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, आपको बड़ी खबर बताता हूं। हमारे पास लगातार जितनी खबर आ रही है आपको बताता जा रहा हूं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि भारत से दुश्मनी लेकर बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत से युद्ध हुआ तो पाई पाई को तरसेगा पाकिस्तान, ये रेटिंग एजेंसी मूडीज कह रही है। भारत से तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग रुक जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध से तबाह हो जाएगी, मूडीज कह रही है। और मूडीज दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से है। ये सारी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि भारत जो है वो ऐसे ही तरक्की करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान, भाई तुम बर्बाद हो जाओगे। मूडीज कह रहा है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि तुम ढूंढे नहीं मिलोगे मैप में कि कहां हो तुम। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से भारत की आर्थिक सेहत पर तो खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। ना तो उसे कोई लोन देगा, ना किसी का लोन चुका पाएगा पाकिस्तान। उसका बचा खुचा विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत से युद्ध लड़ने चला पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत के सामने नहीं टिक सकता। और मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं, भारत के पास आज की डेट में $686 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। मात्र $16 बिलियन। कहां 686 और कहां 16, यानी भारत के पास 42 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त मौजूद है। भारत की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी मात्र $348 बिलियन, यानी 10 गुना कम जीडीपी है पाकिस्तान की। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6% है, पाकिस्तान रेंगता हुआ 2.6% से बढ़ रहा है, वो भी दुनिया से उधार लेके। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्यों ये सब तमाशा कर रहा है। पाकिस्तान पहले से पस्त है, और अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान को एक टांग पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है,
उससे पाकिस्तान की हालत 10 दिन में खराब हो चुकी है। और आपको अगली खबर बताता हूं, युद्ध से पहले पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हो गया है। मोदी के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ बढ़ रहा है। सेना जो अलग अलग जगह ये लगा रहे हैं कि इधर से टैंक लेके उधर जाओ, ए भाई तुम 4 लोग उधर जाओ, 2 मेरे पीछे आओ, 2 मेरे पीछे, उसके पीछे जाओ, उसी में सेना को इधर उधर सेट करने में पाकिस्तान के 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये भाई 5,000 करोड़ रुपए भारत के लिए बड़ी बात नहीं है भाई। 5,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है एक बड़े देश के लिए, भारत जैसे बड़े देश के लिए। लेकिन जो भिखारी है, जो भीख लेके आया है, वो 5,000 करोड़ रुपए 10 दिन में बिना युद्ध शुरू हुए खर्च कर दे रहा है। सोचिए युद्ध शुरू हुआ तो उसका क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, उधार लेके देश चला रहा है। 5,000 करोड़ रुपए ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान अगर युद्ध भी करेगा तो भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सामने पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन युद्ध में टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन के युद्ध का ही गोला बारूद मौजूद है, और इस कमी का सबसे बड़ा कारण भी खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद बेच दिया, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए हर जगह से। इसके बाद उसके अपने सैन्य भंडार जो है वो लगभग खाली हो गए। कंगाली से बचने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे थे, लेकिन अब न पैसा बचा ना हथियार, क्योंकि जो पैसा बचा भी होगा वो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान डकार गए होंगे। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हथियार 2 कौड़ी के हैं, कलेजा उनके पास है नहीं सैनिकों के पास। अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए किसी से कर्ज भी मांगना चाहे तो वो रास्ते भी भारत बंद कर देगा। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुनिए। पाकिस्तान का लोन लेना भारत मुश्किल कर देगा। IMF, FATF और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की भारत घेराबंदी कर रहा है। ADB से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद रोकने की मांग कर दी है भारत ने। यानी भारत को पता है कि ये युद्ध लड़ेगा, पैसा है नहीं, कटोरा लेके दौड़ेगा इधर से उधर कि भाई कुछ तुम डाल दो, कुछ तुम डाल दो। तो नरेंद्र मोदी सरकार, आप सोचिए किस लेवल पे प्लानिंग कर रही है कि पाकिस्तान को कहीं से मदद न मिले, आर्थिक मदद, उसके लिए भी एक्शन हो गया है कि FATF से इसको ग्रे लिस्ट में डलवाओ। मुख्य से मुलाकात की, वित्त मंत्री ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को बंद करने की मांग की है। भारत की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को फंड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी जोर लगा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। ऐसी घेराबंदी की पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन का जवाब देने के लायक ना बचे। 4 दिन बाद पाकिस्तान की किस्मत तय करने वाली एक बड़ी बैठक होनी है। पाकिस्तान के अधिकारियों को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अधिकारियों से मिलना है। पाकिस्तान को IMF से जो $1.3 बिलियन का लोन मिला है या लोन की नई मदद मिली है, उस मीटिंग में उसका रिव्यू होगा कि तुमको पैसा दिए थे, तुम क्या किया जी। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारत ने 2 बड़े कदम उठाकर पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी। एक तो भारत ने ग्लोबल एजेंसीज को पाकिस्तान को देने वाली मदद को रिव्यू करने के लिए कहा। मतलब भारत जाके कहा कि सर आप पैसा दिए थे तो डुबा दिया पूरा पैसा, आतंकी पैदा कर रहा था, इसको कौन बात का पैसा। दूसरा, भारत ने 9 मई की मीटिंग से पहले IMF में अपने प्रतिनिधि को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर भारत की तरफ से IMF में भारत का पक्ष रखेंगे। एक तरफ PM मोदी पाकिस्तान को हर लेवल पर जाकर घेर रहे हैं, एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हाल देखिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, जो हवाई जहाज के खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधकर राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, मोदी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अपने नेता की इस हरकत पर राहुल गांधी की बोलती बंद, जबकि कांग्रेस नेता अजय राय पाकिस्तान के नए हीरो बन गए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स उनके वीडियो को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था, और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। इनकी पार्टी को से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इकदाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। तो कांग्रेस के नेता जो है वो वैसे हिसाब से ट्यूशन है क्या? POK भारत के पास आया तो पाकिस्तान और चीन दोनों के अकाउंट में छेद हो जाएगा क्या? पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे अब आपको यह बताता हूं।
बॉस, एक बात तो क्लियर है कि पीएम मोदी के दिमाग में कुछ तो भयंकर चल रहा है। पाठशाला में हम आपको बता ही चुके हैं कि पीएम मोदी अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं होने देते कि उनके मन में कितनी बड़ी बात चल रही है। पहलगाम टेरर अटैक का हिसाब बराबर करने के लिए पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सेना अलर्ट पर है और पूरी तरह से वॉर रेडी है, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो रहा कि पीएम मोदी किस तरह के एक्शन के बारे में सोचे बैठे हैं, जिसके संकेत तो हालांकि मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक तो कर चुका है। यह तो क्लियर है कि पीएम मोदी दोबारा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक नहीं करने वाले। फिर ऐसा क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल दिखाऊंगा। ऐसा क्या पीएम मोदी कर रहे हैं जिससे हाफिज सईद और मुनीर की जान हलक में फंसी है? क्या पीओके भारत में मिलने जा रहा है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले एक झलक देखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात ऐसे ही नहीं कही थी कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे इतना तो क्लियर है कि भारत ने एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के 3 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन, आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन, कराची पोर्ट में पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक हो। और तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज की तारीख में ये तीनों ही ऑप्शन आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को रोक ले। और इन विकल्पों में से जिस विकल्प के बारे में भारत सोच रहा है, जिसके लिए वो तैयारियां हो रही हैं, उसमें से एक तो तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी प्रबल दिखता है। यानी भारत का मिशन पीओके ऑन हो गया है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है। पूरा देश एक सुर में लगातार डिमांड कर रहा है कि पीओके को वापस लेना चाहिए। अब लग रहा है कि पीएम मोदी देश की डिमांड पूरी करने के मूड में है। और इसका इशारा आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जी ने दिया था जब उन्होंने कहा था कि जो आप सोच रहे हैं वही मोदी करने जा रहे हैं। क्या वो बात, वो बयान पीओके से जुड़ी हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाया। पीओके वापस लेने के संकेत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र में सरकार के प्रमुख नेता ही नहीं पहुंचे, कई प्रमुख मंत्री भी विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान के नेताओं को भारत के एक्शन और पीओके जाने का डर सता रहा है, और वो संसद के विशेष सत्र में भी नहीं। पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी, और बैठक में हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर थे। मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ भी वहां शामिल था। प्लानिंग के दौरान 100 आतंकी मौजूद थे। हमास ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, माथे और गर्दन पर गोली मारना हमास ने सिखाया, और इसी पीओके में बैठ के सिखाया। इसलिए पीओके पर अगर एक्शन होता है तो यह भारत का बड़ा बदला होगा। पीओके में हमास और लश्कर ने जो प्लानिंग की थी, उसी तरह से पहलगाम में हमला है। ये वो हिस्सा, पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जो कटोरा लेके इधर उधर घूमता है तो उसने जो है वो चीन को दे दिया, ये पाकिस्तान ने। इसके अलावा आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं या हरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये भारत के जम्मू कश्मीर का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्जा करके उन्होंने वो बैठे हैं, लेकिन ये भारत का हिस्सा है सारा का सारा। और ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान है। एक दूसरा मैप भी है, जरा वो भी डालिए, वो भी दर्शकों को दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको और क्लियर तस्वीर दिखेगी। जैसे अगर आप ये देखेंगे पीओके का हिस्सा, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये मीरपुर है, और ये वो मुजफ्फराबाद है जो भारत के कश्मीर के कई हिस्सों से, बारामूला, उरी और पुंछ से लगता हुआ है। तो इसी मुजफ्फराबाद में आपको ध्यान होगा, कई बार जो खबर आती है कि इसी मुजफ्फराबाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिल्कुल उसी पीओके में और एलओसी के पास का इलाका है। ये ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान है, और इधर आप अक्साई चीन देख रहे हैं, ये एलओसी देख
देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं लद्दाख है, सियाचिन का हिस्सा देख रहे हैं, करगिल आप देख रहे हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान का 1999 में युद्ध हुआ था, और इधर इस्लामाबाद देख रहे हैं, ये मीरपुर मुजफ्फराबाद और इधर इस्लामाबाद का हिस्सा है। 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह हिस्सा, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये चीन को दे दिया। तो ये पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहा था। और मुजफ्फराबाद, वो भी पीओके को अगर आप ले लेते हैं तो मुजफ्फराबाद पर भी आपका कंट्रोल होगा, यानी पाकिस्तान जो टेरर कैंप्स लगाता है आप वो जगह ही खत्म कर देंगे, फिर लगाओ इस्लामाबाद में, वहीं सिखाओ। इसी पीओके के लिए भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास हो चुका है, यानी पीओके को वापस लेने के लिए भारत की संसद में ऑलरेडी प्रस्ताव पास है। और पीएम मोदी अगर पीओके लेने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वो भारत की संसद के मुताबिक होगा। पीओके को वापस लाने का प्रस्ताव 1994 में पास हुआ था। 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ और स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत पीओके को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल वाले इलाके को खाली कर दे। पाकिस्तान ने यह इलाका आक्रमण के जरिए अपने अधीन कर रखा है, यानी पाकिस्तान भले ही अपने कब्जे वाले हिस्से को पीओके कहता रहे और दुनिया को यह बताता रहे कि वो इलाका भारत का नहीं है, लेकिन भारत इस मामले में एकदम क्लियर है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का है, और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां कई खास और बेशकीमती मिनरल्स भी हैं। जैसे अगर आप देखें, पीओके में मार्बल, बॉक्साइट, रूबी, ग्रेफाइट, जिप्सम और सोने का भंडार भी है। सिर्फ पेड़ों की कटाई से पाकिस्तान सालाना 84 करोड़ रुपए यहां कमाता है। औषधि वाले फूलों से पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। पीओके में 2100 करोड़ टन कोयले का भी भंडार है। मुजफ्फराबाद में 2 करोड़ 50 लाख टन जिप्सम का भंडार है। करीब 2.5 लाख करोड़ से के बेशकीमती स्टोन सिर्फ नीलम वैली में। पाकिस्तान की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 30% पीओके से आता है। यानी पीओके में रूबी का भी बड़ा भंडार है। रूबी यानी माणिक्य, जो मरून कलर का रत्न होता है। रूबी बहुत महंगा आता है। पीओके में करीब 40,000 किलो रूबी का भंडार है भाई। वो तो वो 2 कौड़ी का देश है, वो उस संपदा का कब्जा करके भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर भारत वहां उसे हासिल कर लेता है तो पीओके की भी तस्वीर बदल जाएगी। आप देखिए, जिस पीओके में रत्नों के भंडार हैं, बेहद खूबसूरत वादियां हैं, उसे पाकिस्तान ने आतंकियों का अड्डा बना दिया। मैं आपको पीओके में पाकिस्तान के कितने आतंकी संगठन चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं, वो भी बताता हूं। पीओके में एलओसी के पास करीब 42 आतंकी कैंप और लॉन्च पैड है। इन आतंकी कैंप्स में 200 से ज्यादा ट्रेंड आतंकी मौजूद रहते हैं। भीमबर, कोटली, रावलकोट, हैदर, हाजीपुर, पीरागढ़ी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गुंदीगिरन में भी आतंकी कैंप्स हैं। ये सारे आतंकी कैंप एलओसी से सटे हुए हैं। यानी पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए सालों से करता आ रहा है। और अगर मिशन पीओके भारत पूरा कर लेता है तो पीओके तो भारत के पास आएगा ही, अखंड कश्मीर जो है वो तैयार होगा ही, और जो ये लॉन्च पैड भारत पाकिस्तान बनाता है, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उस समस्या से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भारत ने बांध बंद किए और पाकिस्तान कैसे रो रहा है, उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। In association with DBS Global University, the